हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। दिस इज दर्शिका। आज अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे विजनाइज की करंट अफेयर्स, जो कि हमारे नवंबर मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे सोशल इश्यूज़। तो इस बार सोशल इश्यूज़ में काफ़ी टॉपिक है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें न्यूज़ में थी, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा, आपका सोसाइटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल हम लोग देखेंगे कि एक रिपोर्ट है जिसका यहाँ पे टाइटल है विमेन एंड ट्रेड, द रोल ऑफ ट्रेड इन प्रमोटिंग विमेंस इक्वालिटी। तो इस रिपोर्ट को हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कैसे जो है ट्रेड अब इक्वालिटी में ये हेल्प करेगा। जो जेंडर इक्वालिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें एक अलग एंगल हम लोग ट्रेड का देखेंगे कि व्यापार से कैसे जो है विमेन और मेन के बीच में इक्वालिटी आ सकता है। सेकंड, हम लोग मॉडर्न स्लेवरी के बारे में देखेंगे। अच्छी आर्टिकल है, इसमें काफ़ी कुछ आपको नया चीज़ पता चलेगा। थर्ड है यहाँ पे एल्डरली पॉपुलेशन इन इंडिया। तो हमारी कंट्री में एल्डरली पॉपुलेशन का क्या हालचाल है, कितने पॉपुलेशन है, और एवरीथिंग हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में देखेंगे। काफ़ी शानदार इंडेक्स है, क्योंकि इससे पता चलेगा आपको हमारे कंट्री की सच्चाई, और इससे पता चलेगा कि जितना हम लोग कोरोना वायरस के लिए इतना परेशान है, उससे ज़्यादा हमें परेशान होनी चाहिए हंगर के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ जितने लोग कोरोना से नहीं मरे, उससे कई ज़्यादा लोग, कई गुना ज़्यादा लोग जो है भूखमरी से मरते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई अटेंशन नहीं लेता। तो काफ़ी शानदार है, आपको काफ़ी कुछ हमारे भारत के बारे में पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्ट ऑफ द आर्टिकल को देखेंगे नेक्स्ट टाइम हम लोग। यहाँ पे भी देखते हैं कि कितनी आर्टिकल अभी मैं डिस्कस कर पाती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन देख लीजिए आज की। ये GS3 इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज़ वर्चुअल करेंसी, क्यों आरबीआई ने इसे बैन कर रखा है, और आपको सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वर्चुअल करेंसी को लेकर, उससे उसको इलेबोरेट करते हुए आपको जो है आंसर देना है। तो यहाँ पे आपका जो है इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि कल एथिक्स की जो केस स्टडी दी थी ये उसी का पार्ट है, इसे मैं एडिट करना भूल गई। 150 वर्ड्स में आपको लिखना है और 10 मार्क्स की ये क्वेश्चन है। ठीक है, ज़रूर लिखिएगा। GS3 पेपर से आप लोग जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन मांग रहे थे, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन देना थोड़ी सी मेरे लिए टफ है, लेकिन हाँ, मैं पेपर वाइज जरूर दूंगी। हर एक दिन आपको हर एक पेपर से देखने को मिलेगा। GS1 2 3 4 चारों मैं एक साथ आपको कवर कराते चलूँगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोग से ये एक्सपेक्ट करूँ कि आप लोग 4 कॉपी ज़रूर बना के चले होंगे, 4 रजिस्टर, 4 फाइल, जो भी आप बोलो। तो चारों बना के चलिए। जिस दिन आपका GS का क्वेश्चन मिलता है, आप उसी कॉपी में लिखिए। जिससे क्या होगा कि एग्ज़ाम के पहले आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगी, एकदम से आपको रिलैक्स रहोगे रिवाइज करने में। नहीं तो सारी अगर आप लोग आंसर एक ही जगह लिखते जा रहे हो, एक ही कॉपी में लिखते जा रहे हो, तो फिर आप लोग को लास्ट टाइम रिविजन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। तो मेक श्योर कि आप लोग 4 रजिस्टर या 4 फाइल या 4 कॉपीज़ आप लोग जो भी है ये सेपरेट करके रखिए हर एक GS के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जिस बच्चों को यहाँ पे जुड़ना है, जुड़ने का मतलब है कि आप लोग हमारे साथ जुड़कर आप लोग अपने आंसर को हमें सेंड कर सकते हो। हम लोग आपको बताएंगे कि आपके आंसर में क्या कमी है और कितना ज़्यादा आपको इन्हांस करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए यहाँ पे मेल कीजिए। मेल करने के बाद आपको डिटेल बताया जाएगा हमारे द्वारा। आइए कल जो मैं क्वेश्चन पूछी थी उसकी आंसर भी बता दूँ। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो कि इन्वायरमेंट का था। सबसे पहले बताना है कि ग्रीन बिल्डिंग किसे कहते हैं। सेकंड बताना है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो पेस्टिसाइड्स का वर्ल्ड में कौन सी कंट्री है। तो ये हमारी ही कंट्री है, इंडिया है। कौन सी गैस है जो कि यहाँ पे एसी ट्रेन में कंट्रीब्यूट करता है। साथ ही ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किसके द्वारा दिया जाता है। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो ये यहाँ पे FEE के द्वारा दिया जाता है, यानी कि फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, जो कि डेनमार्क की एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है। तो ये ध्यान रखिएगा। साथ ही आप टोटल मिला के हमारे कंट्री में ब्लू फ्लैग जो सर्टिफिकेशन दिया गया है वो हमारे यहाँ 9 बीचेस को दी गई है। इसका मतलब क्या होता है, ब्लू फ्लैग दे देने का मतलब क्या होता है कि वो बीचेस जो है ना क्लीनेस्ट बीचेस कंसीडर किया जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड में। ठीक है, साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड है जिसके कारण जो है यहाँ पे एसिड ड्रेन होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है जिसके कारण एसिड ड्रेन होता है, जो कि हमारे ट्रीज़ के लिए, स्किन के लिए, हमारे ह्यूमन बींग के लिए या फिर एनिमल्स के लिए, किसी के लिए भी जो है यहाँ पे लाभदायक नहीं है, सबके लिए नुकसानदायक है। इंडिया है जिसमें कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है पेस्टिसाइड्स का। ग्रीन बिल्डिंग कहने का मतलब है कि ऐसा बिल्डिंग बनाना जिसमें कि आपको पॉजिटिव वाइब्स आए, यानी कि पॉजिटिविटी हो चारों ओर, हमारे इन्वायरमेंट में भी, हमारे क्लाइमेट में भी, चारों ओर जो है सिर्फ पॉजिटिविटी भी आए, तो इसको हम लोग ग्रीन बिल्डिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि हरा भरा जो है पूरा बिल्डिंग होना चाहिए, चारों ओर पेड़ पौधे हो, इस तरीके का बिल्डिंग बनाने की बात की जा रही थी। तो काफ़ी अच्छी ये आर्टिकल थी, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। इन्वायरमेंट कंप्लीट हो चुका है। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे समझिए कि ये एक रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप और WTO के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। विमेन एंड ट्रेड, द रोल ऑफ ट्रेड इन प्रमोटिंग विमेंस इक्वालिटी। इसी के साथ इस टेबल में भी देखिए काफ़ी शानदार तरीके से बताया गया है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा और कौन कौन सी रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है, वहीं WTO के द्वारा और कौन कौन सी रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो यहाँ पे 3 रिपोर्ट है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सेकंड वन इज़ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, थर्ड वन इज़ ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव।
WTO की बात करें तो यहाँ पे है वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू एंड सेकंड वन इज़ वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए अब रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट से क्या निकल कर आ रहा है। इस रिपोर्ट से ये समझ में आ रहा है कि एक तो पहली बार ये एफर्ट्स लगाया गया है जिससे कि यहाँ पे ये समझाया जाएगा कि कैसे विमेन जो है वो ट्रेड से अफेक्टेड होती है, और साथ ही यहाँ पे एनालिसिस जो किया गया है उससे गवर्नमेंट को, हमारी सरकार को काफ़ी मदद मिलेगा कि वो यहाँ पे समझ पाएंगे कि कैसे ट्रेड पॉलिसीज़ जो है ना वो विमेन और मेन को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करती है। थर्ड है कि जो जेंडर पर्सपेक्टिव स्टडी है इस ट्रेड का, उससे क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे विमेन को इकोनॉमिकली एम्पावर कर पाएंगे, यानी कि पैसे के रूप में, आर्थिक रूप में जो है महिलाओं को यहाँ पे और ज़्यादा सशक्तिकरण कर पाएंगे और वर्ल्ड को एक बेटर जगह बना पाएंगे, वो भी विमेन के लिए। साथ ही यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगा कि कैसे विमेन जो है वो यहाँ पे ट्रेड से अफेक्ट होती है, जो कि किसी भी कंट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ग्लोबल इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेंडेमिक से। पेंडेमिक कहने का क्या मतलब होता है? पेंडेमिक कहने का मतलब होता है महामारी। जैसे अभी कोविड-19 आया तो ऐसा वायरस था जो कि एक ही कॉन्टिनेंट में नहीं, ये एक कॉन्टिनेंट को छोड़कर टोटल हमारे यहाँ जो है 7 कॉन्टिनेंट है, तो उसमें से 6 कॉन्टिनेंट में ये स्प्रेड हो चुका है। कम टाइम में ज़्यादा लोग इससे इफेक्टेड हो चुके हैं, ज़्यादा जो है डेथ रेट यहाँ पे बढ़ चुका है, तो इसलिए इसको कहते हैं यहाँ पे पेंडेमिक, महामारी। ठीक है, तो यहाँ पे पेंडेमिक में क्या हुआ है कि आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, ना कि इंडिया की, और भी सारे कंट्री की। जैसे आप GDP देख सकते हो कि चाइना को छोड़कर बाकी और सारे कंट्री की GDP नेगेटिव में जा चुकी है। उसमें से सबसे ज़्यादा ख़राब जो GDP है हमारी GDP है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे एक अलग ट्रेड एंगल बताया जा रहा है कि व्यापार से जो है विमेन कैसे अफेक्टेड होगी। तो आप देखते हैं कि ट्रेड का क्या रोल है जिसमें कि विमेन इक्वालिटी को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये कही जा रही है कि बेटर जॉब होगा विमेन के लिए, यानी कि व्यापार ऐसा जगह है जहाँ पे महिलाओं को एक अच्छे तरीके से यहाँ पे जॉब प्रोवाइड किया जा सकता है। कोई भी कंट्री जिसकी ट्रेड ओपन है, ठीक है, दो तरीके की ट्रेड होती है, दो तरीके की इकॉनमी होती है, एक मिक्स्ड इकॉनमी, एक ओपन इकॉनमी। तो जो ओपन है यानी कि दूसरे कंट्री से भी जो है हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या है ना कि यहाँ पे देखा जा सकता है कि हाई लेवल ऑफ जेंडर इक्वालिटी है, यानी ज़्यादा काम करना होता है, ज़्यादा यहाँ पे लोगों की ज़रूरत होती है, तो इक्वालिटी भी वहाँ पर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेरिजन टू मिक्स्ड इकॉनमी। वहीं अगर देखें तो चेंजिंग नेचर ऑफ ट्रेड, जिसके कारण क्या होगा कि अगर हम लोग ट्रेड के नेचर को चेंज करेंगे तो वुमेन के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा निकल कर आएगी। कहने का मतलब है कि यहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जो है विमेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यही चीज़ें यहाँ पे निकल कर आएगी। साथ ही कंट्रीज़ जो है वो यहाँ पे ज़्यादा इंटीग्रेट हो पाएंगे ग्लोबल वैल्यू चेन, यानी कि पूरी तरीके से सारे कंट्रीज़ जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ना, जैसे आप देखो कि हम लोग जो है वेस्ट एशिया से क्रूड ऑयल लेकर आते हैं, फिर क्रूड ऑयल लेकर आते हैं, उसको रिफ़ाइन करते हैं, उससे पेट्रोलियम, डीजल और पेट्रोल, सारी चीज़ें, केरोसिन, ये सब अलग करते हैं, फिर हम लोग दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक चेन बना हुआ है कि कोई एक दूसरे कंट्री से लेता है, फिर उसको दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करता है, फिर वो दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से ग्लोबल वैल्यू चेन है जिसमें कि हमें अपना जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ाना है, हमें हमें हमारी पार्टिसिपेशन बढ़ानी है। तो इससे क्या होगा ना कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट हो पाएगा अगर हम लोग ग्लोबल वैल्यू चेन की बात करते हैं, और इससे महिलाओं की जो वेजेस है वो यहाँ पे बढ़ पाएगी। डिजिटल टेक्नोलॉजी और जो नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है ना, इससे विमेन के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी निकल कर आ पाएगी, क्योंकि आप देखते हो कि काफ़ी ज़्यादा जो है विमेन है वो घर में ही रहती है, क्योंकि उनको घर का ही काम करना होता है और कई जगह जो है उनको रेस्ट्रिक्टेड होता है कि वो बाहर जाकर काम ना करे, और उनको ये भी रेस्ट्रिक्टेड होता है कि वो जिस स्टेट में रह रही है उससे बाहर ना निकले, जिस कंट्री में रह रही है उनसे बाहर ना निकले। तो कई बार जो है ये सारे ऑब्स्टिकल होते हैं, क्योंकि डूज़ एंड डोंट्स महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए आज की डेट में अगर ऑनलाइन की बात करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा बेटर है। न्यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म आने से क्या होता है कि महिलाएं अपना घर का भी काम करती है, अपनी जगह पे रहती है, अपने घर पे ही रहती है, साथ ही साथ वो घर बैठे भी काम करती है। अब जैसे मैं आप लोगों को ये लेसन प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ये भी एक ऑनलाइन जॉब ही हो गई मेरे लिए कि मैं अपने कंफर्ट जोन में रहकर, मैं अपने घर पे ही रहकर अपने कंफर्ट जोन में आप लोग को ये लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ। कहीं भी मुझे इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके की भी चीज़ें होती है, ठीक है। अगर फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर क्रिएट करना होता और किसी जो इंस्टीट्यूट है उसमें जाकर पढ़ाना होता तो कहीं ना कहीं मेरे लिए टफ़ हो जाता, क्योंकि हर चीज़ मैं मैनेज एक साथ नहीं कर पाती। लेकिन हाँ, ये इतना अच्छा प्रोविज़न है ऑनलाइन का कि जो मैं जब भी मैं फ्री होती हूँ मैं आप लोग के लिए वीडियो लेक्चर लेकर आ जाती हूँ, है कि नहीं। तो ये किसी भी महिलाएँ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। इससे क्या है कि इकोनॉमिक जो यहाँ पे आर्थिक रूप से जो यहाँ पे एम्पावर करने के लिए कहा जा रहा है, तो वो भी यहाँ पे एम्पावर हो सकती है। साथ ही लेस कॉम्पिटिटिवनेस भी है। जैसे कि आप देखो कि कंट्री जो कि अपने विमेन को अलाउ नहीं कर रहे हैं, फुल्ली पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे हैं इकॉनमी में, वो ज़्यादा इतना कॉम्पिटिटिव नहीं है, और साथ ही वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही काउंट होते हैं। बहुत एका दुका आपको कंट्री देखने को मिलेगा जो कि अपने विमेन को भी वो इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कराए है, लेकिन फिर भी वो
डेवलपिंग कंट्रीज़ में काउंट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी आप डेवलपिंग कंट्रीज़ देखोगे जिसमें कि प्रॉब्लम ये होता है कि वहाँ पे महिलाओं को ज़्यादा काम करने के लिए बाहर नहीं दिया जाता है, यानी कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन जो है महिलाओं की बहुत कम होती है, तो कंपटीशन भी बहुत कम होता है। साथ ही यहाँ पे और क्या कहा जा रहा है कि एक्सपोर्टर्स एम्प्लॉय मोर विमेन, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में आप देखो कि विमेन जो है ना वो 33% जो है वर्कफोर्स है एक्सपोर्टिंग फर्म्स का। अगर हम लोग यहाँ पे जस्ट कंपेयर करें नॉन एक्सपोर्टिंग फर्म्स का, यानी कि एक्सपोर्ट जो किया जाता है बाहर के लिए, वहाँ पे विमेन ज़्यादा यहाँ पे काम करती है। सर्विस सेक्टर्स का भी ग्रोथ हो रहा है, यानी कि 2/3 ऑफ विमेन जो है डेवलप कंट्रीज़ में वो कहाँ एम्प्लॉयड है, तो सर्विस सेक्टर्स में, वो भी 2017 में। और ये कितना बढ़ा है, तो 1991 से ये 45% तक बढ़ चुका है। तो ये चीज़ें डेवलप्ड कंट्रीज़ की बताई जा रही है। वहीं अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो प्रोपोर्शन है विमेन का सर्विस सेक्टर्स में वो यहाँ पर जंप हुआ है, यानी कि 38% हो चुका है 25% से, वही सेम पीरियड में। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा जंप हुआ है, यानी कि 2/3, यानी कि पूरे डेवलप्ड कंट्रीज़ की 2/3 जो विमेन है ना वो यहाँ पे सर्विस सेक्टर्स में काम कर रही है। लेकिन वहीं अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो ओनली 38% ही विमेन यहाँ पे काम कर रही है। साथ ही पॉजिटिव रोल है ट्रेड का विमेन पे। तो ट्रेड जैसे जैसे इंक्रीज़ होता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार होगा तो महिलाओं की वेजेस भी बढ़ेगी। इससे महिलाओं की जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे व्यापार होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएं वहाँ पे एम्प्लॉयड होगी तो उनके हाथ में पैसे ज़्यादा आएंगे, और पैसे ज़्यादा आएंगे तो महिलाएं जो है वो पुरुषों के साथ यहाँ पे कंपेयर कर पाएगी। और जैसे ही महिलाओं की यहाँ पे इकोनॉमिक इक्वालिटी अगर निकल कर आएगी ना, तो एक अगर इकोनॉमिक इक्वालिटी निकल कर आ गया तो ऑटोमेटिक सब डाउन हो जाएगा। जैसे सोसाइटी में यहाँ पे इनइक्वालिटी की बात की जाती है तो वो यहाँ पे ख़त्म होगा। साथ ही विमेन की जो एक्सेस है स्किल और एजुकेशन का वो यहाँ पे बढ़ेगा। अगर एक महिलाओं के हाथ में पैसे आते, जैसे मेरे हाथ में पैसे आएंगे, कल को मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, तो मेरे हाथ में अगर पैसे होंगे ना तो मैं यहाँ पे भी अफोर्ड कर पाऊँगी कि मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजूँ, उसे अच्छी शिक्षा दूँ, उनके लिए सारी चीज़ें जो बेसिक एमिनिटीज़ होती है, बुक्स किताबें और बुक्स किताबें मीन्स बुक्स कॉपीज़ और जो भी चीज़ें होती है मैं उनको परचेज़ करके दे सकती हूँ। तो यही चीज़ें हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्किल्स प्रोवाइड करूँगी, एजुकेशंस जो है अच्छी बेटर दे पाऊँगी, तो ये चीज़ें होती है। साथ ही यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें बताई गई कि क्या क्या रोल है ट्रेड का। तो बहुत ही बड़े पैमाने पे हमने देखा कि ट्रेड का बहुत अच्छा खासा रोल है, लेकिन क्या कांस्टेंट है जो कि विमेन को अफेक्ट करता है उनके ट्रेड रिलेटेड रोल्स में। तो सबसे प्रॉब्लम क्या है ना, वेज गैप है। जैसे कि आप लोग देखो कि इंडस्ट्री में भी जो काम करती हैं महिलाएं, पुरुष भी सेम काम कर रहे हैं, महिलाएं भी सेम काम कर रही हैं, लेकिन पुरुषों को महिलाओं के कंपैरिजन में ज़्यादा वेजेस दिया जाता है और महिलाओं को कम दिया जाता है। तो ये तो एकदम से सच बात है, कोई एक पर्टिकुलर जगह की ये स्टोरी नहीं है, पूरे ऑल ओवर द इंडिया में जो है ना यही चल रहा है। बहुत कम जगह ऐसे होंगे जहाँ महिलाओं को जो है इक्वल पे दिया जाता है। तो यही चीज़ें हैं कि यहाँ पे वेज गैप की प्रॉब्लम आती है। समटाइम्स आप देखोगे कि बायस ट्रेड पॉलिसी होता है, यानी कि सरफेस लेवल पे आप देखोगे ना ऑन द ग्राउंड तो ट्रेड पॉलिसी जो है ये जेंडर न्यूट्रल रहता है। कोई भी कंट्री जो है टैरिफ और नॉन टैरिफ मेजर्स जो है ना वो जेंडर के हिसाब से नहीं लगाती है, ठीक है। कभी भी आप सुने हो कि टैरिफ जो है अगर इस जगह पे इस कंट्री में ज़्यादा फीमेल अगर ट्रेड में काम कर रही है तो वहाँ पे टैरिफ जो है कम रहेगा, अगर मेल काम कर रहे हैं इस ट्रेड वाले सेक्टर में तो वहाँ पे टैरिफ ज़्यादा रहेगा। तो ऐसा कभी भी कोई कंट्री इम्पोज नहीं करती है। लेकिन एक क्लोजर लुक देखने को मिला, आप लोग भी देखते हो कि व्यापार वगैरह जो काम होता है इसमें महिलाओं को ज़्यादातर जो है पार्टिसिपेशन नहीं मिलता है। इनफैक्ट आप लोग देखो कि जहाँ पे भी पोर्ट वगैरह है, जहाँ पे आपके जो सामान आते हैं इंपोर्ट होते हैं, वहाँ से जो सारा काम किया जाता है, यानी कि उसको चेक करना लैब में, साथ ही उसको भेजना, साथ ही उसको जो है किसी भी प्रोडक्ट का जो है इंग्रेडिएंट चेक करना, उसके बाद उसको ओके करना, उसके बाद जो है उसको मार्केट तक लेकर आना, होलसेल शॉप में लेकर आना, होलसेल से छोटे छोटे दुकान में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये सारे काम में आपको जो है ना पुरुष ही देखने को मिलेंगे, यहाँ पे फीमेल की पार्टिसिपेशन ना के बराबर है। तो यही चीज़ें कहा जा रहा है कि ट्रेड में आपको महिलाएं की जो पार्टिसिपेशन है वो कम देखने को मिलता है। ऐसा कोई पॉलिसी तो नहीं बनाया जाता है ग्राउंड लेवल पे, पॉलिसी में कहीं नहीं लिखा रहता है कि महिलाओं को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, ये सारे काम सिर्फ पुरुष करेंगे। लेकिन हाँ, एक मेंटालिटी हमारे कंट्री में जिसके कारण जो है पुरुष ही यहाँ पे इंक्लूड है, महिलाएं यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। साथ ही यहाँ पे बताया जाता है कि विमेन जो है ना मेनली यहाँ पे लो टू मीडियम स्किल ऑक्यूपेशन में काम करती है। तो विमेंस जो है वो यहाँ पे यहाँ पे अपने लेवल को और ज़्यादा बढ़ा रही है, यानी मीडियम स्किल से हाई स्किल जॉब में भी जा रही है। डिस्पाइट दिस इंक्रीजेस 80% जो विमेन है ना ग्लोबली आज के भी डेट में मीडियम टू लो स्किल जॉब में काम कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, जिससे कि हम लोग ये कह सकते हैं कि आज के भी डेट में कुछ विमेन अगर अच्छे हाई लेवल जॉब में अगर काम कर भी रही है ना, तो उससे कई ज़्यादा विमेन है जो कि मीडियम और लो लेवल जॉब में काम कर रही है।
और साथ ही विमेंस आप देखोगे कि मोर वल्नरेबल हो गई है इस इकॉनमी के शॉक से। जैसे अभी कोविड-19 का टाइम आप देखोगे तो बहुत सारे लोग जो है घर पे बैठ गए, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। लेकिन अगर महिलाएं और पुरुष दोनों की अगर जॉब चली गई है ना, तो अगर जॉब लेना होगा तो वापस से जो है पुरुष ही बाहर निकलेंगे कि ठीक है, अगर किसी एक लोग को जॉब करना होता है तो पुरुष को यहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कि वही काम करेंगे। महिलाएं जो है होम वर्क में यानी कि घर के कामों में जो है ना वो स्टिक हो जाती है। तो ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम निकल कर आया। कोविड-19 का भी जब हम लोग देख रहे थे, एक आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हम लोग ने देखा कि विमेन की कैसी जो है परेशानियां बढ़ गई। एक तो वर्क फ्रॉम होम था और घर में इतने सारे लोग रह रहे थे कोविड-19 के टाइम में, क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन था, तो सारे लोग घर पे थे। सारे लोगों के घर का काम करते करते जो है महिलाओं के पास काम नहीं होता था, मीन्स टाइम नहीं होता था, तो वो वर्क फ्रॉम होम भी सही तरीके से नहीं कर पा रही थी और बहुत सारी महिलाओं की तो जॉब भी चली गई थी। तो सेक्रीफाइसेस बहुत ज़्यादा करना होता है और इससे जो है ना इकॉनमी में जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो महिलाओं के ऊपर वो ज़्यादा असर उसका देखने को मिलता है। साथ ही सोशल और लीगल और फिनेंशियल बैरियर भी बहुत ज़्यादा है। सोशल बैरियर तो बहुत ज़्यादा है, डूज़ एंड डोंट्स है, रात में बाहर नहीं निकलना, ऐसे कपड़े नहीं पहनना, इससे बात नहीं करना, वहाँ नहीं जाना, तो ये सारे सोशल बैरियर्स की तो कमी नहीं है। लीगल बैरियर्स की अगर बात करूँ तो लीगल बैरियर्स तो होते नहीं है, लेकिन इसको बना दिया जाता है। और साथ ही साथ फिनेंशियल बैरियर भी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि डिपेंडेंट होते हैं बचपन से लेकर जो है, अगर शादी नहीं हुई है तो फादर पे डिपेंडेंट है, शादी हो गई तो हस्बैंड पे डिपेंडेंट होना है। कोई ये नहीं सोचता है कि विमेन को भी जो है ना हक है कि वो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो सारे विमेंस को मैं एक ही चीज़ें कहना चाहती हूँ, अभी सारे लेडीज़ को, कि आप लोग पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो और ऐसा पढ़ाई करो अपने ख़ानदान में, आप पहले हो दूसरे हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने ख़ानदान में अगर आप बन जाओगे ना तो आपके आगे आपके पीछे जितनी भी पीढ़ी है ना, सब आपसे प्रेरित होकर सारी लड़कियाँ पढ़ेगी। और जो लड़की के माँ बाप अगर पेरेंट्स नहीं पढ़ाना चाहेंगे ना, तो कहीं ना कहीं उसके लिए उन जैसे लोगों के लिए आप अपने घर में एक एग्जाम्पल सेट हो जाओ। सबसे बड़ी बात होती है ना कि कोई भी लड़की अगर निकलती है ना, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल उनके घर पे ही सेट हो जाता है। देश में, राज्य में वो बाद में रोल मॉडल बनती है, सबसे बड़ी रोल मॉडल अपने घर पे बनती है। तो अगर आप लोग ये ठान रखे हो कि आप लोग को यूपीएससी क्रैक करना है, स्टेट पीसीएस क्रैक करना है, या कुछ भी जो भी आपका सपना है, आप जिस भी फील्ड में जाइए, कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता। बस ज़रूरत ये है कि आप लोग को अपने जब पढ़ाई किए हो, क्योंकि सारी लड़कियां आप आज के भी डेट में आप देखोगे ना, तो गाँव वगैरह में भी लड़कियाँ जो है पढ़ लेती है, ग्रेजुएशन भी कर लेती है, लेकिन उनको इस तरीके का जुनून नहीं होता ना कि कुछ करना है, कुछ काम करना है। उनको उस घर में ही उनको ऐसा सिखाया जाता है ना कि गर्ल्स आर लिमिटेड टू द किचन। तो ऐसा नहीं होना है। किचन वर्क आप कीजिए, ऐसा मैं नहीं बोलती हूँ कि किचन वर्क नहीं आना चाहिए, इनफैक्ट मैं तो ये बोलती हूँ कि किचन वर्क सबको आना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन में जो लड़के बाहर रहे उनके तो पसीने छूट गए थे। तो इसीलिए हर किसी को आना चाहिए, सारे काम सबके लिए है, कोई नहीं ये डिफाइन कर सकता कि ये काम सिर्फ लड़कियाँ करेगी, ये काम सिर्फ लड़के करेंगे। तो इक्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए यही चीज़ें हैं। वे अहेड में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। ट्रेड फैसिलिटेशन और ट्रेड फाइनेंस को यहाँ पे बढ़ाने की ज़रूरत है। वीमेंस ट्रेडर को यहाँ पे बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ ही विमेन का जो एक्सेस है ट्रेड फाइनेंस में, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिससे कि यहाँ पे विमेन ओन्ड इम्पावर हो पाएगा, मैनेज्ड फर्म यहाँ पे इम्पावर हो पाएगा। लोअर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर जो है उसको देखना है, यानी कि फ़ीमेल वर्कर जो है पर्टिकुलरली जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में है, वो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे हाई टैरिफ से अफेक्टेड होती है। साथ ही साथ इंडिया में अगर हम लोग देखें तो ये जो है ना विमेन के द्वारा बहुत लार्ज नंबर पे, यानी कि ऑन एन एवरेज आप देखो 6% हायर टैरिफ जो है ना ये प्रोडक्ट्स के ऊपर ये लगाया जाता है। और विमेन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ाना है इंटरनेशनल ट्रेड में, यानी कि विमेन की कैपेसिटी बढ़ाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, विमेन को अवेयर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सर्विस ट्रेड हो या डिजिटल ट्रेड हो, हर जगह विमेन को इंक्लूड करना ज़्यादा ज़रूरत है। कलेक्टिव एफर्ट्स लेकर आना है, जिससे कि हम लोग यहाँ पे ट्रेड को प्रमोट करें, जेंडर इक्वालिटी लेकर आए। तो किसी एक लोगों के, किसी एक इंस्टीट्यूशन के, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के और किसी एक गवर्नमेंट से नहीं हो पाएगा। ये सारे लोगों को एक साथ आकर जो है इस तरीके का काम करना है। जेंडर इक्वालिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज की डेट में। आप जेंडर इनइक्वालिटी तो हर एक जगह देखोगे। इनइक्वालिटी आप लोग देख लो, जब कोई ट्रांसजेंडर को आप देखते हो तो ऐसे घूर घूर के देखते हो जैसे लगता है कि कभी आपने देखा नहीं। मैं देखी हूँ, बहुत बार देखी हूँ कि लोग उनको इतना ज़्यादा घूर जाते हैं कि वो अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो उनके तो वो एक प्रॉब्लम है। कोई डिसेबल्ड है तो उनको लोग घूर घूर के देखते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे सारे लोग हैं वैसे वही वो लोग भी है। तो ये प्रकृति का देन है, उसमें हम लोग कौन होते हैं, हमारी क्या हक है कि हम लोग इस तरीके का जो है इनइक्वालिटी करते, भेदभाव करते हैं।
तो भेदभाव भी जो निकल कर आया ना, वो मेरे और आपके जैसे इंसान से ही निकल कर आया है, कोई तीसरा यहाँ पे नहीं है। तो इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए। अगर हर लोग जो है अपने अंदर और अपने अगल बगल ये इक्वालिटी देने लगेंगे, अपने आपके आसपास में, आपके फैमिली में जितनी भी सिस्टर है, जितनी भी फ्रेंड है, आपकी जो भी लड़कियों में जो फ्रेंड है, आपकी गर्ल्स जो सिस्टर है, आपकी मदर है, या कोई और भी जो आपकी अगल बगल की लड़कियां हैं, उनको आप लोग प्रमोट करो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है, क्योंकि हमारे समाज में जो लड़कियों की पोजीशन है ना, उसको दबाया पुरुषों के द्वारा गया है। तो पुरुषों के द्वारा अगर दबाया गया है, तो आज की डेट में ज़रूरत है कि पुरुष भी उनको आगे लेकर आए, प्रमोट करें, तभी ये चीज़ इक्वालिटी जो है निकल कर आएगी। तो काफ़ी अच्छी आर्टिकल है, इससे आप लोग समझ सकते हो। एक अलग एंगल आपको देखने को मिला होगा कि ट्रेड में, व्यापार में किस तरीके के विमेन को प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम है, और किस तरीके से हम लोग ट्रेड में जो है विमेन को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उससे किस तरीके का फ़ायदा हो सकता है। विमेन को तो फ़ायदा होगा ही, साथ ही सोसाइटी भी हमारी थोड़ी सी इम्प्रूव होगी। सोसाइटी इम्प्रूव होगा तो हमारा राज्य का लेवल इम्प्रूव होगा, राज्य का लेवल इम्प्रूव होगा सबका, तो हमारी कंट्री की लेवल भी इम्प्रूव हो पाएगी। तो ओवरऑल सिर्फ डेवलपमेंट है, इससे किसी का घाटा नहीं है, ठीक है, सिर्फ डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, जो कि है यहाँ पे मॉडर्न स्लेवरी। तो ये भी एक रिपोर्ट का टाइटल है, स्टैक्ड ऑड्स, जो कि हर एक 130 जो फीमेल ग्लोबली है ना, वो आज के डेट में ये बताया जा रहा है कि मॉडर्न स्लेवरी में वो जी रही है। स्लेव मीन्स क्या होता है, यानी कि नौकर, मतलब कि आप नहीं चाह रहे हो वो काम, लेकिन फोर्सफुली आपको करना ही है, क्योंकि आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, तो इसको कहते हैं स्लेव। तो आज के डेट में कुछ मॉडर्न स्लेवरी चलता है। एक समय था जब हमें जो है ना ब्रिटिश जो आए थे हमारे ऊपर शासन करने, तो वो हमारे इंडियंस को भी जो है ना स्लेव बना के रख दिए थे, यानी कि वो उन्हीं के इशारों पे नाचते थे, वो जो बोलते थे वही करते थे, बैठो तो बैठो, उठो तो उठो। तो ये प्रॉब्लम था। लेकिन आज हम लोग 21st सेंचुरी की बात करते हैं, तो इस समय भी एक मॉडर्न स्लेवरी का चलन चल रहा है। ग्लोबल एस्टिमेट के हिसाब से अगर हम लोग देखें, और एक वॉक फ्री और 2 यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसी है, उसके द्वारा यहाँ पे रिपोर्ट है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। तो ये 2 रिपोर्ट है जो कि ये ध्यान रखना है आपका, जिसमें कि ILO है और IOM है, ठीक है। तो विमेन और गर्ल्स की यहाँ पे बात बताई जा रही है कि ये नियरली 3/4 जो सारे विक्टिम्स जो है ना, वो मॉडर्न स्लेवरी के, यानी कि 71% तक ऐसी यहाँ पे गर्ल्स और विमेन है जो कि यहाँ पे आज के भी डेट में मॉडर्न स्लेवरी की यहाँ पे जो है शिकार है। फीमेल्स की अगर हम लोग नंबर देखें, आउट नंबर जो मेल्स का है एज़ कंपैरिजन टू यहाँ पे, अगर मॉडर्न स्लेवरी में अगर हम लोग देखें, तो 5 वर्ल्ड रीजन में से 4 जो है ना फीमेल यहाँ पे मॉडर्न स्लेवरीज की विक्टिम है। और इसमें 73% जो विक्टिम है वो एशिया और अफ्रीका में है, 71% यहाँ पे अफ्रीका में है, एशिया पैसिफिक में है 73%। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे महिलाएं जो विक्टिम्स हैं मॉडर्न स्लेवरी की, वो यहाँ पे एशिया और पैसिफिक में है, देन यहाँ पे अफ्रीका में है, देन यूरोप में है, देन यहाँ पे अमेरिका में है। तो रिपोर्ट के द्वारा ये हाईलाइट किया गया है कि जितनी भी विक्टिम्स आपको देखने को मिलेगा, 99% जो विक्टिम्स है ना, वो यहाँ पे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशंस जो किया जाता है, फोर्स्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशंस, तो ये विमेन होती है, यानी कि ज़बरदस्ती जो है ना उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो ये 99% जो है वो यहाँ पे विमेन है। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है, 1% क्यों छोड़ दिया, 100% यहाँ पे लिख दो, बात तो वही सही है ना यार। फोर्स्ड सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशंस जो किया जा रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा है। अब मॉडर्न स्लेवरी की बात बताइए आप लोग, ये होता क्या है एक्चुअली। देखें तो यूनिवर्सली ऐसा कोई भी एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है मॉडर्न स्लेवरी का, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कि किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन, कोई भी अगर पर्सन जो है उसके साथ अगर आप किसी भी तरीके का ज़बरदस्ती कर रहे हो और वो रिफ्यूज़ करना चाह रहा है लेकिन रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, मतलब कि एक तरीके का आप मजबूरी समझिए कि इंसान जो है वो नहीं चाहते हुए भी वो काम कर रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग स्लेवरी ही कहेंगे। और क्यों? क्योंकि थ्रेट है, कहीं ना कहीं डर है किसी चीज़ का, या फिर पावर के कारण आप लोग देखते हो कोई पावरफुल इंसान है वो अपने से नीचे के लोग को दबा के रखते हैं, या फिर वॉयलेंस का डर है, या फिर किसी और चीज़ का जो है ना कारण है, जिसके कारण जो है इस तरीके से लोग जो है सहते हैं। तो इसको यहाँ पे मॉडर्न स्लेवरी ऑन एन एवरेज कहा गया है। अब मॉडर्न स्लेवरी में जब टाइप्स आप देखोगे तो एक फंडा क्लियर होगा। सबसे पहला है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि लोगों का जो तस्करी किया जाता है। आप देखते हो कि महिलाएं हो, बच्चे हो, या फिर आदमी भी हो, सब कुछ चोरी करके जो है ना भेजा जाता है, इंसान को चोरी किया जाता है। सामान चोरी करते हैं लोग जो है, बैंक को जो है लूटते हैं, तो वो समझ में आता है। इंसान को भी चोरी करते हैं, और इंसान को चोरी करके सिर्फ उनका एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये आज की डेट में सबसे बड़ा जो है ना मॉडर्न स्लेवरी कहा गया है। फोर्स्ड लेबर है, ज़बरदस्ती जो है काम करा रहे हैं। अब मैं जो मॉडर्न हिस्ट्री हमारी जो चल रही है उसमें मैंने आपको बताई थी कि फोर्स्ड लेबर चल रहा था। लोग जो है ब्रिटिश इतना ज़्यादा हमें परेशान कर दिए थे इंडियंस को, कि सारे इंडियंस जो है ना वो इंडिया से छोड़कर श्रीलंका गए, मालदीव्स गए, वहाँ पे वो फोर्स्ड लेबर कर रहे थे, यानी कि ज़बरदस्ती वहाँ पे भी मजदूरी कर रहे थे।
डेट बॉन्डेज होता है, बॉन्डेड लेबर होते हैं, यानी कि इतना ज़्यादा आप कर्ज में डूब गए हो कि आप जो है ना सामने वाले के अधीन जा चुके हो और वो आपसे जो काम करा रहा है वो आपको करना पड़ रहा है, क्योंकि आप उनके कर्जों को जो है ना वापस से चुका नहीं पा रहे हो। और साथ ही डिसेंट बेस्ड स्लेवरी भी है, यानी कि पीपल्स को यहाँ पे एज ए प्रॉपर्टी भी यहाँ पे देखा गया है। अब जैसे आप देखते हो कि शादी के बाद जो मैरिटल रेप होता है वो क्या होता है, उसमें भी तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यही कहा गया था ना कि महिलाएं जो है वो हस्बैंड मतलब कि वाइफ जो है वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी नहीं है कि आप उनके साथ कुछ भी करो, है कि नहीं। तो ये एक होता है कि प्रॉपर्टी अगर कोई किसी को समझने लगे तो वो भी क्या होता है, डिसेंट बेस्ड स्लेवरी होता है। जैसे मैरिटल रेप के लिए आप देखोगे कहीं कानून नहीं है हमारे कंट्री में, तो वो क्या हो रहा है ना, वो भी एक स्लेवरी है। मतलब कि महिलाएं भी वहाँ पे नहीं चाहती है लेकिन फिर भी जो है वो मना नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो अगर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा भी रही है तो उनको सुनने के लिए प्रॉपर जजमेंट नहीं है हमारे पास, प्रॉपर कोई कानून नहीं है जिसके तहत जो है वो अपने हस्बैंड को फांसी में लटका सके या अपने हस्बैंड के ऊपर कोई चार्जेस लगा सके। तो हमारे इंडिया में एक ये प्रॉब्लम है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक जो है ना वो डिसेंट बेस्ड है, यानी कि ये बंद कमरे में हो रहा है, बाहर किसी को पता भी नहीं चल रहा है। महिलाएं यहाँ पे विक्टिम है इसकी, और सबसे बड़ी विक्टिम महिलाएं इसी चीज़ में है, क्योंकि अभी तक फ्री है। रेप के लिए तो बहुत बड़ा बड़ा कानून बना दिया गया है, लेकिन ये जो मैरिटल रेप होता है ना इसको सही कंसीडर किया ही नहीं जा रहा आज के डेट में, ठीक है। साथ ही स्लेवरी ऑफ बच्चे है, यानी कि बच्चों का आप देखो कि कितना ज़्यादा ट्रैफिकिंग होता है, छोटे छोटे बच्चों को चोरी कर लिया जाता है, उनको दूसरे देश में बेच दिया जाता है, उनकी आंख निकाल के हाथ तोड़कर उनसे भीख मंगवाया जाता है। तो ये सारे काम भी हो रहे हैं। फोर्स्ड और अर्ली मैरिज, यानी कि आप लोग देखो कि कहीं कहीं जगह पे ऐसा भी होता है कि हमारे यहाँ चाइल्ड मैरिज की जो है वो एक तरीके से गलत है। चाइल्ड मैरिज के लिए जो है हमारे यहाँ कानून है बाकायदा कि इसको ख़त्म करना है, लेकिन फिर भी जबरन शादी होती है कि नहीं। बिहार का आप लोग देखे ही होंगे स्टोरी, जो जबरिया जोड़ी कौन सी मूवी आई थी सिद्धार्थ की, यार मैं इतना कम मूवी देखती हूँ ना कि मुझे याद भी नहीं रहती मूवी। जबरिया जोड़ी करके कोई मूवी है, आई डोंट नो, आप लोग प्लीज़ बताना। तो वो उस मूवी में भी दिखाया गया कि कैसे जबरन जो है ना शादी, और ये भी प्रक्रिया चला था बिहार में एक बार। तो ये जो है ना ये सारी चीज़ें क्या है कि महिलाएं मतलब कि लड़की शादी नहीं करना चाह रही है फिर भी शादी कर रही है। तो ये सारे कुछ ऐसे क्राइटेरिया है जिससे ये डिफाइन होगा ना कि हाँ मॉडर्न स्लेवरी किसको कह रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि हम लोग 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, हम लोग को आज़ाद हुआ हुआ 70 साल हो गया, 70 साल से भी ज़्यादा हो गया, लेकिन हम लोग आज भी इन सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आता कि ये सारी चीज़ें कब ठीक होगी। लेकिन अगर मॉडर्न स्लेवरी एग्जिस्ट कर रही है तो क्यों कर रही है, क्या फैक्टर है जिसके कारण यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। सबसे बड़ी बात है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, नेचुरल लॉ, या फिर कानून की प्रक्रिया, लॉ इन्फोर्समेंट सिस्टम, ये सारी चीज़ों की कमी है। अभी मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल बताई मैरिटल रेप का। कानून नहीं है इसलिए इसकी केसेस लॉन्च नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे जो है ना हस्बैंड के बारे में मतलब कि ये मैरिटल रेप के बारे में जो है ना कोई महिलाएं बाहर आकर नहीं कहती। उनको ऐसा लगता है कि चलो ठीक है शादी हो गई तो सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल है, बट ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। तो ये आप लोग समझो कि कुछ भी आज के डेट में मॉडर्न स्लेवरी हो रहा है। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए तो हमारे संविधान में भी बाकायदा लिखा गया, इसके लिए कानून भी है। अर्ली मैरिज को रोकने के लिए भी कानून है, तो यहाँ पे बॉन्डेड लेबर को रोकने के लिए भी कानून है, फोर्स लेबर रोकने के लिए कानून है। तो कानून तो है ही, लेकिन कानून का यहाँ पे सही तरीके से जो है ना इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। कानून का जो है ना यहाँ पे मतलब कि नहीं हो पा रहा है। लोग जो है बाहर निकल के नहीं आते हैं, इसके बारे में बताते नहीं हैं, या फिर इसको प्रूफ नहीं कर पाते। अब कानून क्या है, कानून तो अंधा है यार। मतलब कि आप लोग देखते हो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आप लोग देखो, कहीं पे भी कोर्ट में आप देखो कि एक अंधी जो है महिला रहती है, एक हाथ में तराजू ली रहती है। तो वो क्या होता है ना कि कानून के सामने सब बराबर है। अगर आप एविडेंस ले आए तो फिर उसके बाद जो है एविडेंस के बेसिस पे ही ये जजमेंट मिलता है। तो यही चीज़ें है कि हमारे यहाँ जो है रूल ऑफ लॉ की कमी है, सबसे बड़ी यही दिक्कत है। अगर कानून, एक तो कानून है नहीं बहुत सारे टॉपिक में, अगर कानून है भी ना तो वो एकदम मतलब कि ब्रिटिश के ज़माने का कानून है। और तीसरी पॉइंट, अगर कानून को अपडेट कर दिया गया तो ग्राउंड लेवल पर जो है ना वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो ये भी प्रॉब्लम है। दूसरी कारण यहाँ पे पॉवर्टी है। हमारे यहाँ गरीबी इतना है ना कि लोग मजबूरी में ये सारे काम करते हैं। जैसे कि स्लेवरी का क्या कहने का मतलब है कि आप नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं। मतलब पैसे का अभाव है। गरीबी मतलब क्या है कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो कोई लोग जो है ना खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होता, रहने के लिए जगह नहीं होता, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते। तो लोगों को खाने के लिए जो है ना, आप देखोगे कि बच्चों को जो है ना सड़कों में जो बच्चे मिलते हैं वो क्या बोलते हैं कि बलून्स खरीद लो तो खा लूँगा,
कुछ भी बेचते हैं तो वो बोलते हैं कि ये ले लो तो मैं खा लूँगा, ठीक है। तो बेटर है कि आप उनको पैसे मत दो, आप उन बच्चों को उस समय कुछ खिला दो। अगल बगल कुछ भी खाने का चीज़ होता है ना, तो वो खिला दो, बच्चों से पूछो वो क्या खाना चाहते हैं। तो वो सबसे अच्छा चीज़ होता है, क्योंकि अगर आप पैसे भी दे रहे हो ना वो बच्चों को, तो पैसे वो बच्चे नहीं लेते, उनको जो वहाँ पे बैठाए हैं और उनके जो माँ बाप बैठाते हैं ना, वो उनसे पैसे छीन लेते हैं। तो लास्टली बच्चों को कुछ प्रॉफिट नहीं होता। तो मैं हमेशा यही काम करती हूँ, आप भी यही काम करो कि बच्चों को जो है ना कुछ खिला दो पिला दो, पैसे मत दो, क्योंकि पैसे हम लोग पैसे दे के, मैं बहुत बार देखी हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ना 50, 100, 500 रुपये भी बच्चों को दे देते हैं। उससे क्या होगा, बच्चों से वो बच्चों के पास वो नहीं जाता, उनके माता पिता के पास चले जाता है, या फिर वो बच्चों को जो बैठा है, क्या पता वो ट्रैफिक्ड बच्चे हो, चोरी करके लाए गए हो, बांग्लादेश से लाए गए हो, नेपाल से लाए गए हो, उनको यहाँ पे चोरी करने, उनको यहाँ पे भीख मांगने के लिए जो है मजबूर किया जा रहा है, बेचने के लिए बलून्स वगैरह बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं कि गरीबी के अभाव में ना लोग कुछ भी कर गुजरते हैं। आज की डेट में आप देखो कि इतने जो टेररिस्ट है वो कौन है। टेररिस्ट आप लोग देखो कि गरीब लोग हैं, उनको अगर आप कह दो, टेररिस्ट भी आप छोड़ो, जो लोन वुल्फ अटैकर होते हैं, लोन वुल्फ अटैकर के ऊपर मैं एक पूरी लेसन ली थी, उसमें मैं आपको बताई थी कि कोई इंसान जो है सुसाइड बॉम्बर बन जाता है, यानी कि जो है अपने ऊपर ही वो सारे जो है बॉम्ब पहन के वो एकदम भीड़ में जाके खुद को उड़ा लेता है। तो वो कौन लोग होते हैं, वो पॉवर्टी से ग्रसित लोग होते हैं, क्योंकि उनको कहा जाता है ना कि आप अगर इस तरीके का काम करोगे ना, तो आगे आपकी जितनी भी फैमिली मेम्बर्स है सबका ख्याल वो पूरे आजीवन तक वो रखेंगे, 50 करोड़ देंगे, 100 करोड़ देंगे। तो इतने पैसे उनको दे दिया जाता है ना कि वो मतलब कि मजबूर हो जाते हैं खुद को इस तरीके से भीड़ में उड़ाने के लिए और भीड़ को भी उड़ाने के लिए। तो आप लोग समझ सकते हो कि हमारे कंट्री में 765 मिलियन पीपल पूरे वर्ल्ड वाइड है, हमारे कंट्री में ही नहीं है, इतना तो पॉपुलेशन नहीं, 765 मिलियंस पूरे वर्ल्ड वाइड जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी में है। और इस हिसाब से आप देखो कि अभी कोविड-19 के कारण हम लोग ने स्टडी किया था कि बहुत सारे ऐसे जो केस ऐसे लोग हैं जो कि पॉवर्टी में और आ चुके हैं। तो गरीबी एक ऐसा अभिशाप है ना, जिसके कारण आप देखोगे कि कंट्री में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो गरीब लोग जो कि खाने के लिए उनके पास खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, उन गरीब लोगों से ना कोई भी इंसान कुछ भी करा सकता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। थर्ड है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, यानी कि हमारे कंट्री में कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं ना जिसके साथ आज की भी डेट में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। सबसे बड़ी गंदी चीज़ तो ये है कि मतलब कि गोरे काले का भेद भी आज की डेट में हो रहा है। मतलब किस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं। अगर ये भेदभाव नहीं है ना, तो आप लोग हिंदू मुस्लिम को तो लड़ते हुए आज तक देखे होंगे। आज की डेट में क्या चल रहा है, लव जिहाद में भी क्या चल रहा है, टीना दावी अतहर अमीर। मैं तो ये कहती हूँ ना कि ये उनकी लाइफ है, उनको जीने दो, वो शादी कर रहे हैं, वो तलाक ले रहे हैं, उनसे हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है। बस 2 मिनट की आपको देखने का एक जुनून रहता है कि क्या हुआ नहीं हुआ, उससे क्या जाता है। देखिए हटाइए, उनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन नहीं, इसको एक बड़ा मुद्दा बना दिया गया, इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया कि यूपी में एक कानून भी आ गया लव जिहाद के ऊपर। मतलब अब कुछ भी, तो आप लोग समझ सकते हो कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। ऐसा मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है कि इस तरीके से जो है ना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ऊपर से माइग्रेंट है, रिफ्यूजी है, बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे आज के डेट में मॉडर्न स्लेवरी के कारण है, ये फैक्टर्स है। साथ ही साथ वॉर और कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी कंट्री में अगर युद्ध हो जाए ना, तो उस कंट्री में आप 10 साल तक देखोगे कि लोग वहाँ पे जो है ना उनकी स्थिति नहीं सुधरती है। इकोनॉमिकली सोशल पॉलिटिकल हर तरीके से वो कंट्री जो है बर्बाद हो जाता है। ऊपर से आप लोग देखो कि वेस्ट एशिया की कंट्री हमेशा वॉर कॉन्फ्लिक्ट में रहती है। बहुत सारी इधर भी आप देखोगे साउथ एशिया में भी, तो ये सारी कंट्रीज़ होते हैं जिसमें कि ये प्रॉब्लम होता है। नेचुरल डिजास्टर है, रही सही कसर जो है ये डिजास्टर पूरा कर देता है। रही सही कसर अभी आप लोग देखो कि कोविड-19 ने पूरा किया। उसके अलावा आप लोग देखो कि हर एक जगह जो है ना, कहीं वोल्केनो आ गया, कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं साइक्लोन आ गया, तो इससे जो है रही सही कसर जो है ख़राब हो जाती है। लोगों की जो बहुत सालों की कमाई हुई पैसे हैं ना, वो ख़त्म हो जाते हैं। फ्लड आता है, बाढ़ आता है। सोचिए बाढ़ में जो है अगर घर में पानी घुस जाए तो आपके सारे सामान भीग जाएंगे, आपके कपड़े ख़त्म हो जाएंगे, आपके पैसे तक भीग के बर्बाद हो जाएंगे। तो इस तरीके से होता है। स्टेट इम्पोज जो फोर्स्ड लेबर है, यानी कि बहुत सारे ऐसे स्टेट भी है ना जो कि फोर्स्ड लेबर कराते भी है। जैसे आप लोग देखो कि अभी लेबर लॉज, जब माइग्रेंट लेबर जो रिवर्स माइग्रेंट लेबर जब हुआ था, उसके बाद जब माइग्रेंट लेबर वापस से दिल्ली मुंबई सब जगह जाने लगे थे, काम करने लगे थे, तो वहाँ की सरकारें जो है, आंध्र प्रदेश की सरकारें तो ऐसे ऐसे कानून लेकर आ गए थे कि जो 8 घंटा काम करने का समय है वो 12 घंटा काम कराएंगे उन सारे मजदूरों से। तो ये क्या हो गया, फोर्स्ड लेबर करा रहे, वेजेस आप बढ़ा नहीं रहे हो लेकिन उनका काम करने का घंटे बढ़ा दियो। तो ये तो सरासर गलत है ना। तो ये भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो दीज आर सम फैक्टर्स जिसके कारण हम लोग ये देख रहे हैं ना कि आज की भी डेट में ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है। अब क्या क्या सरकार के द्वारा ये मेजर्स लिया गया है कि जिससे हम लोग मॉडर्न स्लेवरी को हटा सकें। तो सबसे पहली बात हमें करनी होगी कि क्रिमिनल जस्टिस को हम लोग को स्ट्रेंथन करना होगा। क्रिमिनलाइज जो है ना
वो सारे फॉर्म ऑफ जो है मॉडर्न स्लेवरी को करना होगा। जितनी तरीके के अभी हम लोग मॉडर्न स्लेवरी को देखें वो सबको क्रिमिनलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक हाईली पेनल्टी लगाने की ज़रूरत है। अब आप लोग देखो कि हमारे यहाँ क्रिमिनल करते कौन है, क्रिमिनल होते कौन है? हमारे यहाँ तो पॉलिटिशियन ही क्रिमिनल होते हैं। वो जाकर जो है सांसद में बैठ जाते हैं। लॉ ब्रेकर ही लॉ मेकर बन चुके हैं हमारे कंट्री में। मतलब कि सबसे बड़ी बात तो यही चीज़ है कि मुझे इसके बारे में कभी समझ में नहीं आता कि कैसे कोई क्रिमिनलाइज्ड पॉलिटिशियंस को जो है ना इतना हक दे देता है कि वो हमारे जाके सांसद में जाके बैठ जाते हैं। वो क्या कानून बनाएंगे, उनको कानून के बारे में क्या नॉलेज है? तो यही चीज़ें होती है कि सबसे पहले जो है सही लोगों को सांसद में भेजिए, एक क्रिमिनल जस्टिस को यहाँ पे स्ट्रेंथन कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कोई पॉलिटिशियन अगर गलत काम कर रहा है, मतलब आप सोचिए कि एक पॉलिटिशियन अगर रेप करता है तो उसके ऊपर कभी कोई चार्जेस नहीं होती है, तड़प तड़प के लड़की और लड़की के पूरे फैमिली ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस है जो आप आए दिन देखते हो। तो ये नहीं होना चाहिए, इसी से हमारे कंट्री में करप्शन बढ़ रही है। साथ ही ये इंश्योर कराना है कि कोई भी बच्चे जो है ना स्टेटलेस बॉर्न नहीं हो, यानी कि यहाँ पे लीगल सेफगार्ड यहाँ पे प्रोवाइड करना है। बर्थ रजिस्ट्रेशन को इंश्योर करना है। पहले तो होता था कि चलो ठीक है बर्थ रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, इसलिए बहुत सारे बच्चों को अपना डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता, लेकिन बर्थ रजिस्ट्रेशन करना ये कंपलसरी करना होगा। साथ ही साथ जो है कोऑर्डिनेशन और अकाउंटेबिलिटी होना है। कोई भी काम हो रहा है इस तरीके का, अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी बारे में पता चल रहा है तो इसमें जो है अकाउंटेबिलिटी हो, अच्छे से ट्रांसपेरेंसी हो, सारा काम करे, कोऑर्डिनेशन बढ़ाए। नेशनल एजेंसीज़ में ये कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि एक साथ मिलकर वो काम करें। क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन होना चाहिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। साथ ही डेटा ड्रिवन होना चाहिए, जिससे कि हम लोग जो ये स्लेवरी का जितने भी कैटेगरी है अगर उसका कांड हो रहा है ना तो उसको हम लोग टैकल कर सकें। साथ ही सर्वाइवर को सपोर्ट करना चाहिए, यानी कि जो भी मॉडर्न स्लेवरी के विक्टिम्स होते हैं ना उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है काउंसलिंग का, क्योंकि उनका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है। जिस हिसाब से उनको टॉर्चर किया जाता है वो फिजिकली मेंटली हर तरीके से टॉर्चर होते हैं, चाहे कोई भी ये मॉडर्न स्लेवरी के कोई भी कैटेगरी में आए। तो उनको सबसे पहले काउंसलिंग करना, उनको रिहैबिलिट करना, उनको वापस से वो सारी चीज़ें दिलानी है जो वो पहले अपने लाइफ में जी रहे थे, है कि नहीं। वर्क करना है कम्युनिटीज़ के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ और फेथ लीडर्स के साथ, जिससे कि यहाँ पे जो क्राइम हो रहा है चाहे वो किसी भी जगह क्यों ना हो, किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, उन सारे क्राइम को रिपोर्ट कराना है। हमारे कंट्री की सबसे गंदी चीज़ यही है कि हमारे लोग जो है ना क्राइम होता है उसको देखते हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं करते, और जो विक्टिम होते हैं वो भी रिपोर्ट नहीं कराते। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपके साथ गलत है तो हमारे कंट्री में बाकायदा बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे लॉज है जिसके बेसिस में आपको जो है ना जस्टिस मिलेगा। तो आप उसको सही मत, आप जो है ना जो अगर आपके साथ गलत कर रहा है, जो आपके साथ आपके साथ अगर गलत हो रहा है तो उस गलत चीज़ को रोकना चाहिए, कभी भी बढ़ावा मत दीजिए। आपकी चुप्पी से जो है ना आपके पीछे न जाने कितने लोगों की जो है ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। तो अगर आप आवाज़ उठाओगे तो कई लोगों की जो है ना ज़िंदगी बच सकती है। तो इसीलिए रिपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया में देखते हैं क्या हालचाल है मॉडर्न स्लेवरी का। तो एक रिपोर्ट है, इंडेक्स है यहाँ पे, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स, जिसमें ये बताया गया है कि 8 मिलियन पीपल्स जो है ना आज भी इंडिया में मॉडर्न स्लेवरी के केसेस में फंसे हुए हैं। 1000 में आप देखोगे तो 6.10 जो है एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि ऐसी पॉपुलेशन है जो कि मॉडर्न स्लेवरी में जी रही है। अगर 100 में से 55 पीपल्स देखें तो वो वल्नरेबिलिटी है, यानी कि मॉडर्न स्लेवरी में उनकी लाइफ जो है बर्बाद हो चुकी है, और ये रिलीज़ किया जाता है वॉक फ्री के द्वारा। साथ ही डेटा अगर हम लोग देखें नेशनल क्राइम NCRB के द्वारा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा, तो ये बताया जा रहा है कि 8132 रिपोर्टेड केसेस है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, यानी कि इतने लोग हमारे यहाँ से चोरी होते हैं, उनका तस्करी होता है। साथ ही साथ इनमें से जो बहुत सारे विक्टिम्स हैं ना वो यहाँ पे फोर्स लेबर में जाते हैं या फिर प्रोस्टिट्यूशन में जाते हैं। जो लड़कियों को चोरी किया जाता है, किडनैप किया जाता है, एबडक्ट किया जाता है, उनको दूसरे कंट्री में जाकर जो है ना उनको प्रोस्टिट्यूट बना दिया जाता है। देखिए जो प्रोस्टिट्यूशन का जो एरिया है उसमें भी आप लोग ये समझिए कि जो लड़कियां उसमें होती है वो अपने मन से नहीं जाती, वो भी कोई ना कोई फैक्टर जो है ना, जितने फैक्टर्स अभी हमने देखा उसी फैक्टर्स के कारण वो वहाँ पे है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें होती है। लेकिन ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कारण होती है ना वो भी आप लोग देखो कि वो भी एक फैक्टर ही है जिसके कारण देखने को मिल रहा है। तो ये गलत है। साथ ही साथ इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है, तो इंडिया में आप देखोगे कि क्रिमिनलाइज किया गया है बहुत सारे मॉडर्न स्लेवरी, जिसमें ट्रैफिकिंग के लिए, स्लेवरी के लिए, फोर्स लेबर, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ये सारी चीज़ों के लिए इंडियन पीनल कोड है, यहाँ पे बाकायदा कानून भी है। साथ ही उज्ज्वला और स्वधर स्कीम भी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा यहाँ पे लाया गया कि जितने वुमेन को रेस्क्यू किया जा रहा है उन सबको एक अलग घर दे, उनको रिहैबिलिट करे, उनकी काउंसलिंग करे, उनको सही तरीके से जो है फिर से उनको ज़िंदगी जीने के लिए जो है ना उनको फिर से प्रेरित करे।
2016 में क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा एक न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर के लिए यहाँ पे लाया गया था, जिसमें कि डिफरेंट ग्रुप्स को यहाँ पे जो भी ज़रूरत है बॉन्डेड लेबर में उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। साथ ही गवर्नमेंट के द्वारा दो जो आईएलओ का कन्वेंशन है 2017 में उसको रेटिफाई भी किया गया। पहला है 138 नंबर का जो कि है मिनिमम एज टू एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है 182 का जो कि वर्स्ट फॉर्म है चाइल्ड लेबर का। तो ये तो यहाँ पे यूपीएससी का क्वेश्चन भी आया था, आई थिंक 2018 के प्रीलिम्स में आया था कि कौन सी यहाँ पे मतलब कि ये जो नंबर है 182 ऑन वाइल्ड वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, तो ये किसका कन्वेंशन है, तो ये आईएलओ का है। ठीक है, तो इस तरीके से यूपीएससी का क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से निकलता है। अगर आप लोग वर्ड टू वर्ड अगर आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो ना और समझ के चीज़ों को पढ़ रहे हो, तो फिर अगर आपको याद भी नहीं है ना उस समय फैक्ट अगर एग्जाम में, तो आप लोग रिलेट करके ज़रूर एलिमिनेशन मेथड से ज़रूर आंसर तक पहुँच जाओगे। तो इसलिए मैं इतना समझा कर आप लोग को पढ़ाती हूँ। कुछ बच्चे मैसेज करते कि मैम आप बहुत लेंथी पढ़ाते हो, 10 मिनट में टॉपिक कंप्लीट कीजिए। मुझे पता है कि वो सारे स्टूडेंट जो 10 मिनट में टॉपिक कंप्लीट करने के लिए कहते हैं, मुझे पता है कि वो यूपीएससी कैंडिडेट नहीं है। अगर यूपीएससी कैंडिडेट होते तो वो इस तरीके से जो है मैसेज नहीं करते। तो मैं उन लोगों को वही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप यूपीएससी कैंडिडेट नहीं है तो फिर आप लोग किसी और के लेक्चर को ज़रूर फॉलो कर सकते हो जहाँ पे आपको कट टू कट पढ़ाया जाए। क्योंकि और एग्ज़ाम में आप देखो, बैंक एग्ज़ाम में या फिर स्टेट पीसीएस में, अब स्टेट पीसीएस में भी जो है ना ऐसा नहीं है कि आपसे जो है प्रीलिम्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दिया पूछ लिया गया तो मेंस में आपको लिखना नहीं है। मेंस में तो आपको लिखना है ना, तो लिखने के लिए आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए ना। इस तरीके से चीज़ों को पढ़िए, चीज़ों को रिलेट करके पढ़िए। अगर मैं यहाँ पे आपको सोशल इश्यूज़ पढ़ा रही हूँ तो सिर्फ सोशल इश्यूज़ ही नहीं पढ़ाती हूँ, मैं यहाँ आपको इकॉनमी की कुछ बातें बताती हूँ, कुछ इन्वायरमेंट की बातें बताती हूँ। इससे क्या होता है ना, कनेक्ट करके बताती हूँ, कुछ साइंस की बातें बताती, कुछ पॉलिटी की बातें बता दी। ठीक है, जैसे क्रिमिनलाइज आया तो क्रिमिनलाइजेशन और पॉलिटिशियन के बारे में मैं बता दी। तो इससे क्या होता है ना कि इंटर कनेक्टिविटी आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप आंसर में भी वो चीज़ दिखेगा। बहुत सारे बच्चों के आंसर में वो दिखता है कि जो मैं पूछती हूँ यहाँ पे मेंस क्वेश्चन, उसमें जो आप लोग आंसर लिख के भेजते हो ना, उसमें आपका इंटर कनेक्टिविटी दिखता है, लेकिन वो तभी आएगा जब आप टॉपिक को डेप्थ में समझोगे। 10 मिनट में पढ़ के आप कोई भी टॉपिक को नहीं समझ सकते हो। आपको बस ये ध्यान रहेगा कि चलो ये रिपोर्ट जो है ये लाया गया था इसके द्वारा और मॉडर्न स्लेवरी क्या होता है, बस आपको इतना ही ध्यान रहेगा। लेकिन जब लिखने बैठोगे तो आपके पास डेटा होना चाहिए ना, तो डेटा में आपको इंक्लूड करना है, एनसीईआरबी का डेटा इंक्लूड करना है। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देखो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स आप लिखोगे तो यहाँ पे इसके बारे में बताना है, इंडिया में क्या क्या यहाँ पे चल रहा है, तो ये सारे बातों को बताना है। तो इतना याद रखना भी ये आपका इतना आसान नहीं होता है। याद रखने के लिए आपको समझना ज़रूरी है, बार बार उसको रिपीट करना ज़रूरी है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए, तभी आपकी सारी चीज़ें जो है याद हो पाएगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्डरली पॉपुलेशन इन इंडिया के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, और भी सारे लेसन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट में आकर आप सारे प्लेलिस्ट देख सकते हो। हर एक मंथ का अलग से होता है, तो उसमें आप लोग आराम से देखकर एंजॉय कर सकते हो। साथ ही कोई भी डाउट, कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए। मेंस आंसर राइटिंग से जुड़ना है तो मेल कीजिए। पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप लोग हमें टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए, जो कि रिसोर्स पॉइंट यूपीएससी के नाम से है। आज के लिए बस इतनी, थैंक यू।